डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम लास्ट टॉपिक जो हमें इस चैप्टर का लेना है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। चैप्टर एक्सप्लेनेशन में इसको ऑलरेडी समझाया हुआ, यहाँ आप खाली नोट्स पॉइंट लेंगे। तो पहला है कि मटेरियल एविडेंस एंड क्लासिफिकेशन। इसमें हमें मटेरियल एविडेंस एंड क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा जोर देना है। तो मटेरियल एविडेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी एविडेंस मिला है जिससे हम हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, जैसे पॉटरी है, टूल्स है, ऑर्नामेंट्स हैं, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स नहीं मिले हैं क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं। हालांकि कॉटन के कुछ ट्रेसेस मिले हैं जो शायद आगे के पॉइंट में हम लेंगे। इसके अलावा जो मैटर सर्वाइव कर गया है, जो मिलता है एविडेंस के रूप में, आर्टिफैक्ट के रूप में, जो स्टोन का बना, बर्न्ट क्ले का बना या मेटल का बना, तो यही सब सर्वाइविंग मटेरियल से जो मिल रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक है वो तो मिलना नहीं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि कोई वैल्यूबल आर्टिफैक्ट मिलता है और इंटैक्ट मिलता है, मतलब अपनी ओरिजिनल कंडीशन में मिल जाता है, तो वो एक्सीडेंटल है, ना कि टिपिकल है। मतलब उस समय के लोगों को समझ के नहीं छोड़ देते थे कि आने वाली जनरेशन पाएगी तो फिर उसे पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहा करते थे। ऐसा कुछ नहीं है। कोई चीज़ खो गई, नहीं मिली किसी को, तो आर्कोलॉजिस्ट को मिल गई, या जो होल्ड्स हैं, है ना, उन्होंने उनको संभाल के रखा हुआ है, ज्वेलरी वगैरह या गोल्ड वगैरह। अब वो जिसका है वो उसे रिट्रीव नहीं कर पाया, मर गया या खो गया, तो किसी को पता भी नहीं चला कि उसमें क्या चीज़ रखी गई है, तो वो वैसा का वैसी पड़ा रह गया, ज़मीन से खुदाई में मिल गया। तो जो वैल्यूबल आर्टिफैक्ट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, तो वो बाई एक्सीडेंटल मिले हैं। कोई वहाँ पे इसका तरीका नहीं था छोड़ने का। इसके अलावा अब हम आते हैं यहाँ पे क्लासिफाइंग फाइंड्स एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो हमारी फाइंड्स हैं, और जो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि वो किन चीज़ों की मतलब क्या है वो, तो वो इंटरप्रिटेशन है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है आर्टिफैक्ट्स का, वो है मटेरियल बेस्ड क्लासिफिकेशन और फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो मटेरियल क्लासिफिकेशन तो थोड़ा सा सिंपल होता है, इजी होता है कि भाई स्टोन का बना है, कि मेटल का बना है, कि क्ले का बना है। लेकिन जो फंक्शन बेस्ड मटेरियल है, तो कोई मिला भी है मटेरियल, हमें एविडेंस मिला है, तो ये दिक्कत होती है। ये थोड़ा फंक्शन वाला जो है ना, कॉम्प्लिकेटेड है, आपको याद रखना है। यहाँ पे पूरी चीज़ें नहीं लिखी गई हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ मिली, कोई आर्टिफैक्ट मिला, तो अब ये बताना कि टूल है या ऑर्नामेंट है, या ये जो आर्टिफैक्ट मिला है टूल और ऑर्नामेंट दोनों है, या कहीं इसका कोई रिचुअल यूज़ तो नहीं है, कोई रिलीजियस पर्पज़ के लिए तो यूज़ नहीं है। तो फंक्शन के आधार पे कोई चीज़ मिली, उसका क्या यूज़ रहा होगा, इस पे कॉम्प्लिकेशंस बन जाता है। अगला पॉइंट ये है कि फंक्शन का डिटर्मिनेशन। कहने का मतलब है कि कोई चीज़ अगर हमें मिली तो उसका क्या फंक्शन रहा होगा, वो कहीं ना कहीं एक रिजेम्बलेंस पास्ट प्रेजेंट टू पास्ट का करके भी हम देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए चक्कियाँ ही मिली हैं, तो आज भी सिलबट्टे वगैरह का यूज़ होता है और ओखली वगैरह का यूज़ होता है, जहाँ पे पिसाई वगैरह हो सकती है। तो उस वक्त भी अगर वही चीज़ मिल रही है, जैसे आज भी मटके मिलते हैं, आज भी मिट्टी के बने हुए बर्तन मिलते हैं, कुम्हार वगैरह बनाते हैं, और जैसे कुल्हड़ हो गया या दियाली वगैरह हो गई, तो उस समय भी इस तरह के बनते थे। तो प्रेजेंट में अगर वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं और पास्ट में भी वो चीज़ें मिल रही हैं, हालांकि अपने उस रूप में मिलती होंगी जिस रूप में वहाँ रहती होंगी, तो उसको फंक्शन डिटरमिन करने में कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई आज इसका यूज़ है तो उस समय भी उसका वही यूज़ रहा होगा। और दूसरा है कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक तो हो गया आपका मटेरियल, एक तो हो गया आपका फंक्शन, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन भी होता है कि चीज़ें मिली कहाँ से हैं, हाउस में मिली हैं कि ड्रेन में मिली हैं कि ग्रेव में मिली हैं कि किल्न में मिली हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट एविडेंस। मतलब देखिए अब कितना हो गया, मटेरियल बेस्ड क्लासिफिकेशन और फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन और कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब इनडायरेक्ट एविडेंस की बात करना है। जैसे मान लीजिए कि उस समय के लोग कपड़ा या क्लोथिंग से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट एविडेंस का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कपड़े जिस चीज़ से बनते होंगे तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा तो नष्ट हो जाता होगा। तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट एविडेंस पे भरोसा करना पड़ता है। जैसे किसी स्कल्पचर में या किसी मूर्ति में अगर हमें देखने को मिल जाए कि भाई उसने कपड़े पहने हुए हैं किस टाइप के, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कॉटन है, तो कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन कॉटन के ट्रेसेस से जानकारी ये नहीं मिलती है कि वो किस प्रकार की क्लोथिंग वो वहाँ पे यूज़ की जाती थी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि शायद इससे कपड़े बनाए जाते होंगे। इसके अलावा फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को भी आपको ध्यान में रखना था। अब क्या हो गया, मटेरियल, फंक्शन बेस्ड, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, इनडायरेक्ट एविडेंस बेस्ड और फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि कोई आर्टिफैक्ट मिला तो उसका इंटरप्रिटेशन के लिए उन्हें कोई ना कोई एक बैकग्राउंड चाहिए होता है, कोई ना कोई एक रिलेशन चाहिए होता है कि हम इसको यहाँ से रिलेट करें, तब हम उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे कि जो फर्स्ट हड़प्पन सील्स मिली, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज की जाती होंगी। लेकिन जब मेसोपोटामिया में वही सील्स मिली तो फिर ये पता चला कि भाई इन सील्स का जो है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता होगा।
तो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस होने चाहिए होता है। इसके अलावा जो अगला है वो प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो मेन जो टॉपिक है वो टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि जो चीज़ें मिल रही हैं तो उनको जोड़ जोड़ के पीस टुगेदर करके किस प्रकार से पास्ट की हिस्ट्री को रिक्रिएट किया जाए और लोगों को बताया जाए। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन देना बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि कोई फाइनल इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता। तो ये यहाँ पे जहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी जा चुकी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहाँ तो और प्रॉब्लमेटिक है। तो इसका पहला पॉइंट ये है जो मैंने यहाँ पे अलग से रेड कलर में लिख दिया कि आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन चैलेंजेस आर प्रोमिनेंट इन रिकंस्ट्रक्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन देने में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो जैसे यहाँ पे हेडिंग दे दी हमने मदर गॉडेज एंड प्रीस्ट किंग, तो आपकी बुक में तो काफ़ी कुछ लिखा गया, हमने इसको शॉर्ट में बनाया है कि आर्कियोलॉजिस्ट को टेराकोटा की फिगराइन मिली है, मतलब जहाँ पे एक देवी के रूप में कोई लेडी है, उसने खूब सारे ज्वेल्स पहने हुए हैं, हैवली ज्वेल्ड है वो, और सिर पे उसने ऊपर कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर पर बना हुआ है। तो ये कह दिया गया कि ये कोई मदर गॉडेज होगी। इसके अलावा मैन की भी स्टेचुज मतलब मूर्तियाँ मिली हैं, तो उसको समझ लिया गया कि शायद वो प्रीस्ट किंग रहा होगा। उसमें यह है कि वो एक स्टैंडर्डाइज पोस्चर में है और एक हाथ घुटने पे है। तो अब ये सारी चीज़ें कहाँ जोड़ रहे हैं लोग? रिलीजियस एक्टिविटीज़ से, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन से जोड़ रहे हैं, बट नॉट कन्फर्म। तो ये शायद रिलीजियस सिग्निफिकेंस इनका रहा होगा। अगला है कि रिचुअल सिग्निफिकेंस, मतलब धार्मिक क्रियाकलाप, द डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन, वो रिलेटेड टू रिचुअल्स। तो जैसे ग्रेट बात है, जब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मोहनजोदाड़ो में हमने पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था वहाँ पे? हमने कहा था कि स्विमिंग पूल नहीं है ये विशेष फंक्शंस में है ना, पब्लिक सेरेमनीज़ में इसको शायद किसी रिलीजियस रिचुअल के लिए यूज़ किया जाता होगा। इसके अलावा एल्टर्स मिली हैं, एल्टर्स का मतलब वेदियाँ होती हैं। तो अब ये मिली हैं हमको कहाँ से? कालीबंगन से मिली हैं, लोथल से मिली हैं। तो अब इसका भी कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा, तो ये रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के तहत डाल दिया गया। इसके अलावा सील्स पर जो सीन्स बने हुए हैं, उन सीन्स में रिचुअलिस्टिक सीन्स भी हैं। तो उनमें ऐसे सीन्स हैं जैसे प्लांट मोटिव बना हुआ है, एनिमल्स बने हुए हैं जैसे कि यूनिकॉर्न, एक सींग वाला जानवर बताया गया है। तो इससे पता चलता है कि शायद वो लोग नेचर की वर्शिप करते रहे होंगे, है ना। ये एक इंटरप्रिटेशन बना दिया गया, अब कोई क्लियर तो हो नहीं सकता। इसके अलावा जब किसी हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है पुराने समय का, तो एक पैरेलल भी स्थापित किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट और पास्ट का। तो अब भाई प्रेजेंट में भी लोगों के रिलीजियस बिलीव्स हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं, रिचुअल्स हैं, और उस समय भी रिलीजियस बिलीव्स और रिलीजियस रिचुअल्स रहे होंगे। तो क्या कोई कनेक्शन यहाँ इस्टेब्लिश होता है? तो इसके लिए हमें ये पॉइंट लेना है प्रोटो शिवा का। सील्स पे एक चित्र बना हुआ है जिसपे कि वो एक योगी के रूप में और दोनों हाथ अपने रखकर ध्यान मुद्रा में शायद बैठा हुआ है, और आसपास जानवर भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पे कई सील्स में जानवर दिखाए गए हैं। तो उन्हें प्रोटा शिवा कहा गया, मतलब प्रोटो मतलब शुरू का, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शिवा, जो आज जो हिंदुइज्म में लोग शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन आज के शिव को पशुपति भी कहा जाता है और यौगिक भी कहा जाता है, महान योगी भी कहा जाता है, महायोगी। लेकिन जो सील में जो पाया गया उसे रुद्र, उसे प्रोटो शिवा कहा गया, ऐसा शिवा का जो अर्ली रूप है। लेकिन उस पर क्वेश्चंस रेज होते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है इससे रिलेटेड आप करके देखिए, और चैप्टर एक्सप्लेनेशन में हमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें जो सील में जो मिला है, अगर हम उसे रुद्र मानते हैं, क्योंकि जो सील मिली है वो हो गई आपकी पास्ट की। अब प्रेजेंट में हमारे पास ऋग्वेदास हैं, तो ऋग्वेद में रुद्र का जिक्र है। किसका जिक्र है? रुद्र का। और उसके बाद ऋग्वेद के बाद पुराण आते हैं, तो पुराणों में शिव का जिक्र है। किसका जिक्र है? शिव का। और ऐसा कहा जाता है कि शिव का ही नाम है रुद्र, यानी शिव और रुद्र एक ही है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? डिस्क्रिपेंसी, मिसमैच देखने को मिलता है कि जो ऋग्वेदा में रुद्र हैं, अगर सील पे जो बना हुआ है उसको हम मान लेते हैं रुद्र, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्योंकि जो ऋग्वेद का जो रुद्र है वो ना तो पशुपतिनाथ बताया गया है, ना यौगिक बताया गया है। और जो पुराणों में जो शिव को बताया गया है, उन्हें पशुपति नाथ भी कहा गया है और उन्हें योगी भी बताया गया, महायोगी भी बताया गया। तो ये ऋग्वेदा के रुद्र और पुराणों के शिव में अंतर है। और जो सील पे जो चीज़ बनी गई है वो एक योगी के रूप में दिखाई गई है, और पशु भी आसपास हैं। तो हो सकता है कि ये प्रोटो शिवा हम इन्हें कह सकते हैं। जो शिव की मूर्तियाँ आज हम देखने को मिलती हैं, शायद शुरुआत में ये शायद पहले शिव का यही फॉर्म लोग बनाते थे। इसके बाद अगला है स्पेकुलेटिव रिकंस्ट्रक्शंस।
स्पेकुलेटिव का मतलब होता है अंदाज और अंदाजे से आप कुछ इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो इसमें देखिए प्रेजेंट टू पास्ट यानी नोन टू अननोन का तरीका भी अपनाया जाता है। मतलब अभी जो चीज़ें हमारे पास हैं और कुछ चीज़ें हमें यहाँ मिली हैं, तो जो चीज़ हम जानते हैं अगर वही चीज़ यहाँ मिल रही है किसी दूसरे फॉर्म में, तो हम तुरंत इंटरप्रेट कर देंगे कि जो फंक्शन इसका आज है वही फंक्शन इसका ये है। तो कभी कभी नोन से अननोन की तरफ जाना पड़ता है, प्रेजेंट से पास्ट की चीज़ों को पहचान पाते हैं। और ये देखने में तो सुनने में तो अच्छा लगता है, प्लॉजिबल लगता है, लेकिन ये स्पेकुलेटिव है, अनुमान पे आधारित है, अंदाजे पे आधारित है, और ख़ासकर जब हम रिलीजियस सिंबल्स की बात करते हैं। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन के अपने अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब आप किसी सिंबल का इंटरप्रिटेशन करते हैं और आपके पास टेक्सचुअल सपोर्ट नहीं, क्योंकि वहाँ की स्क्रिप्ट भी आपको नहीं पता है, ना कोई वहाँ व्यक्ति जिंदा है जो आपको बताएगा, तो वो रिकन्स्ट्रक्शन मतलब इंटरप्रिटेशन जो आप वहाँ की हिस्ट्री के बारे में देते हैं, वहाँ के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में देते हैं, वो पूरी तरह से अंदाजे पे आधारित होता है। इसके अलावा जो है 2-2 2.5 इंच के कुछ कॉनिकल शेप में चीज़ें मिली हैं जिन्हें लिंगास कहा गया है, मतलब कि शिवलिंग की जो पूजा वगैरह होती है। लेकिन अब उस पर भी डिफरेंस क्रिएट हो गया है कि हो सकता है कि ये जो है किसी बोर्ड गेम में यूज़ किए जाते हों। जैसे चेस है, तो चेस में जो होते हैं वो प्यादे होते हैं, वजीर होता है, किंग होता है, तो वो जो गेम बोर्ड में जो पीसेस यूज़ किए जाते हैं, हो सकता है उस वक्त किसी गेम बोर्ड में उनका यूज़ किया जाता हो, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, वेल पॉलिश, डिफरेंट मटेरियल से बने हुए। तो इस प्रकार से इसका लास्ट पार्ट भी खत्म हो जाता है और यहीं पे चैप्टर भी पूरी तरह समाप्त हो जाता है। तो एंडिंग द ट्यूटोरियल हेयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।